हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है रिक्लेमिंग कन्वर्जेशन। इसका मतलब डिजिटल दुनिया में खोए बिना बात करना सीखे। इनका लेखक का नाम है शेरी तुर्कल। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। आज के दौर को डिजिटल दुनिया का दौर भी कहा जाता है। साल 2015 में रिलीज हुई किताब रिक्लेमिंग कन्वर्जेशन इसी दौर में बदलते कन्वर्जेशन के तरीके पर रोशनी डालती है। इस किताब के माध्यम से आपको पता चलेगा कि डिजिटल ग्रोथ के बाद से क्या हमारे रिलेशनशिप बेहतर हुए हैं, आगे के समय में डिजिटल कन्वर्जेशन कैसे बदलने वाले हैं। आज के वर्ल्ड में लोगों की कॉल का जवाब ना देना, लोगों के मैसेज को इग्नोर करना, अपने चाहने वालों को ब्लॉक रखना, यह सब आज के समय का नया नॉर्मल है। क्या हमें इसी के साथ जीना सीखना पड़ेगा या फिर हमें इसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस तरह की लाइफ स्टाइल का एक सवाल तो हमारे सामने खड़ा करती है कि क्या हम ऐसी ही ज़िंदगी चाहते थे, और अगर हम ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहते थे तो फिर इसे बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस किताब के अध्यायों में मिलने वाले हैं। यह बुक किसके लिए है? ऐसा कोई भी जो अपनी ज़िंदगी मोबाइल स्क्रीन के सामने बिता रहा है। आज के युवा लोग जिन्हें डिजिटल वर्ल्ड से प्यार है, साइकोलॉजी में जिन्हें इंटरेस्ट हो, पेरेंट्स लोगों के लिए, ऐसा कोई भी जिसे कन्वर्जेशन में इंटरेस्ट हो। अध्याय नंबर 1, ह्यूमन कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। पिछले 10 सालों में आपने नोटिस किया होगा कि लोगों के अंदर कन्वर्जेशन के तरीके में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। अगर आपने भी अपने रिलेशनशिप में बदलाव को नोटिस किया है, इसी के साथ ही साथ अगर आपको जानना है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, तो फिर यह समरी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अगर आप अपने किसी दोस्त से काफ़ी समय बाद किसी कैफ़े में मिलते हैं, वहाँ आपका प्लान है कि आप लोग कॉफ़ी पिएंगे और काफ़ी सारे बातें करेंगे, लेकिन आपने नोटिस किया है कि आपके दोस्त ने कुछ देर बाद ही अपने जेब से फ़ोन निकाल लिया और उसी फ़ोन में लग गया। क्या आपको इस हरकत पे गुस्सा आएगा? क्या आपको इस हरकत पर गुस्सा करना चाहिए? भले ही आपको बुरा लगे या ना लगे, लेकिन एक सेल फ़ोन आपको अपने दोस्त से अलग कर देता है, भले ही वो आपके सामने ही क्यों ना बैठा हो। कई सारी स्टडी तो ये भी बताती है कि म्यूट फ़ोन भी दो लोगों के बीच के कन्वर्जेशन को बदल कर रख देता है। इसी के साथ ही साथ कई सारी स्टडी में ये भी निकल कर सामने आया है कि लोगों की रिलेशनशिप ख़राब होने की वजह भी फ़ोन ही रहा है। अगर हम अपने दोस्त के साथ बैठे हैं लेकिन हमारा ध्यान उसकी बातों में नहीं, फ़ोन में है, तो ये देखा गया है कि उस समय हमारी बातचीत नकली होती है। इसके पीछे का कारण यही है कि उस दौरान हमारा ध्यान बातचीत में रहता ही नहीं है। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि जब फ़ोन टेबल के बीच में भी होता है तो दो लोगों के बीच के कन्वर्जेशन में दिक्कत आती है। ये दिक्कत समान तौर पर देखी जाने वाली दिक्कतों में शामिल है। ये भी देखा गया है कि डिजिटल दुनिया की वजह से लोग अब आपस में इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं। आज के समय में अब दो लोगों के बीच में काफ़ी गहरा बॉन्ड देखने को भी नहीं मिलता है। एक स्टडी करवाई गई थी। उस स्टडी में ये देखा गया था कि कॉलेज स्टूडेंट्स जो सामने सामने एक दूसरे से मिलते हैं, उन स्टूडेंट्स का डिजिटल मीडियम से मिलने वाले स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया गया था। उस स्टडी में यह निकलकर सामने आया था कि जो स्टूडेंट एक दूसरे के सामने सामने मिला करते थे, उनके बीच में दोस्ती का रिश्ता ज़्यादा गहरा था। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स एक दूसरे से डिजिटली कनेक्ट थे, उनके बीच में दोस्ती का रिश्ता भी हल्का ही था। इसके पीछे का कारण यही है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात ही अलग है। इस इंटरेक्शन से लोगों की आपस में इमोशनल भी एक्सचेंज होते हैं। वैसे इंटरेक्शन डिजिटली मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें अगर दोस्ती और रिश्तों को तवज्जो देना है तो फिर हमें अपने आप से रिश्तों को बेहतर करना पड़ेगा।
कई सारी स्टडीज में यह निकल कर सामने आ रहा है कि डिजिटल कनेक्शन के बढ़ने के कारण ही अब लोगों के अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति भी कम होती जा रही है। आज से करीब 20 साल पहले लोग एक दूसरे की खुशी में खुश हुआ करते थे। तब लोगों को दूसरे के दुख से फ़र्क पड़ा करता था, लेकिन आज के समय में लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुद के फ़ायदे और नुकसान ही नज़र में आते हैं। इसके पीछे का रीज़न साफ यही है कि अब लोगों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया है। आज के समय में अब इसी को न्यू नॉर्मल भी कहा जाता है। क्या इसे नॉर्मल की तलाश में हमने इतनी तरक्की की है? क्या सच में लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है? अध्याय नंबर 2, सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन हेल्दी दिमाग के लिए ज़रूरी है। आखिर बार आपको खुद से नाराज़गी का एहसास कब हुआ था? कब आपको ऐसा लगा था कि लाइफ में कुछ खास रखा नहीं है? बहुत पुरानी बात नहीं रही होगी। क्या हमें ज़्यादातर ऐसी फीलिंग आती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें एकांत या फिर यूँ कहे कि सॉलिट्यूड का मतलब नहीं मालूम। भले ही दिन भर हम अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले ही इंटरनेट की सर्फिंग करते हो, लेकिन दिन भर मोबाइल या फिर लैपटॉप में अकेले लगे रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एकांत या फिर सॉलिट्यूड में हैं। अब यहाँ पर ऑथर डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल के हवाले से बात करना चाहती है। वो बताती है कि रियल सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है। ऑथर के अनुसार रियल सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि जब आपकी इनर फीलिंग्स और थॉट्स को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इसी के साथ लेखा ये भी बताती है कि रियल सॉलिट्यूड ह्यूमन ब्रेन को एक्टिवेट करता है। इसी के साथ हमारी ज़िंदगी को लेकर समझ भी बढ़ती है, या तो यूँ कहे कि हमारे अंदर सेंस ऑफ आइडेंटिटी की समझ पैदा होती है। इस चैप्टर में दुख के साथ लेखा ये बताना चाहती है कि आज के जनरेशन को रियल सॉलिट्यूड का मतलब तक पता नहीं है। वो कभी एकांत में रहते ही नहीं। वे जब भी अकेले रहती है तो कोई ना कोई ऑनलाइन मीडियम से जुड़ी हुई रहती है। इससे होता यह है कि उन्हें लाइफ का असली मतलब तो पता ही नहीं। लेखा बताना चाहती है कि रियल सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन से इंसानी दिमाग को शांति मिलती है। रियल सॉलिट्यूड ही वो जरिया है जिससे आप खुद की आत्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए हमें रियल सॉलिट्यूड की ज़रूरत है। जब हम एकांत में होते हैं तो फिर हमारी मुलाकात खुद से होती है। तब हम खुद के बारे में और बेहतर से जान सकते हैं। हमारी खुद से पहचान ही तब होती है जब हम सॉलिट्यूड में होते हैं। सॉलिट्यूड में रहने से हम किसी भी सिचुएशन को बेहतर ढंग से हैंडल करना सीख जाते हैं। इसी के साथ जब आप कहने को तो एकांत में होते हैं, लेकिन आपका ध्यान ऑनलाइन फ़ोटो पोस्ट करने में लगा होता है, तब आप खुद से कम ईमानदार रहते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि तब आपका दिमाग इसमें लगा होता है कि लोग आपको जज करेंगे, इसलिए उस समय आप अच्छा दिखने के लिए काफ़ी बनावटी चीज़ें भी करते हैं। इसलिए लेखा ने उस चीज़ को रियल सॉलिट्यूड नहीं कहा है। आज के दौर में ये भी देखा गया है कि लोगों के अंदर से इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। ये कहना भी गलत नहीं होगा। अब सबसे बड़ा ख़तरा इंसानी फीलिंग्स या फिर इंसानियत को है। अगर हमें उसे बचाना है तो फिर हमें रियल सॉलिट्यूड का सहारा लेना ही पड़ेगा। सॉलिट्यूड में हमें यह भी फ़ायदा होता है कि हम खुद से कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब हम खुद से सहज होंगे तभी हम अन्य लोगों के प्रति भी सहज हो पाएंगे। अगर आप भी दूसरे की बात को सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को सुनना पड़ेगा। कई साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि सॉलिट्यूड में इंसान की क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसके पीछे का रीज़न साफ है कि सॉलिट्यूड की मदद से हमारे दिमाग को रिलैक्स होने का समय मिलता है। इसी के साथ ही साथ दिमाग को ये आज़ादी भी मिलती है कि वो खुलकर सोच सकता है और कुछ क्रिएटिव भी कर सकता है। अध्याय नंबर 3, पेरेंट्स भी फ़ोन पर बिजी हो चुके हैं। पेरेंट्स बच्चों की छोटी छोटी हरकतों में रिएक्ट कैसे करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे उसी रिएक्शन से बहुत कुछ सीखते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने ब्रेन के बारे में कहा है कि हमारा दिमाग वैसा ही बन जाता है जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना तब होती है जब हम बच्चे रहते हैं। इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि जिन बच्चों को माता पिता ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उनके बच्चे बहुत सी अच्छी आदतें कभी नहीं सीख पाते। इन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट माता पिता अपने बच्चों के अंदर सिंपैथी यानी सहानुभूति जैसा बेसिक सा गुण भी नहीं दे पाते। जेनी
ने 55 से ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर स्टडी की थी। उस स्टडी में उन्होंने पाया कि ज़्यादातर पेरेंट्स जब अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं तो भी उनका ध्यान उनके फ़ोन से हटता नहीं है। जने के अनुसार इस तरह का व्यवहार बच्चों को पसंद नहीं आता। यही कारण है कि आज के दौर के बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है। अब समय आ गया कि पेरेंट्स को एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। उन्हें अब अपने फ़ोन को टेबल से दूर कर देना चाहिए। उन्हें अपने मूडी टीनेजर्स बच्चों से बात करनी चाहिए। अध्याय नंबर 4, सोशल मीडिया ने दोस्ती के नए नियम बना दिए हैं। क्या आपको याद है कि आखिरी बार कब आपने बोरियत की वजह से सोशल मीडिया पर लॉग इन किया था? दूसरे से कनेक्ट होने से हमें खुशी मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया पर लॉग इन करना उससे बढ़कर कुछ और भी है। सोशल मीडिया ने लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाया कि अब वो बिना मिले भी दूसरे से बात कर सकते हैं। या तो यूँ कहे कि अब लोग एक दूसरे से मिलना चाहते ही नहीं। इसको और बेहतर से जानने के लिए लेखा ने कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। उन्होंने हाई स्कूल की लड़कियों से बात की। उन्हें पता चला कि सोशल मीडिया पर तुरंत मैसेज का जवाब पाकर उन सबको सुकून मिलता है। इसी के साथ लेखा ने यह भी ऑब्जर्व किया कि नई जनरेशन मिलकर बात नहीं करना चाहती। उसे सोशल मीडिया पर अपना एडिटेड रूप ही अच्छा लगता है। उसे फ़िल्टर के साथ सुंदर बनकर चैटिंग करना पसंद है। आज की जनरेशन रियलिटी से दूर होती जा रही है। ऑथर ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि सोशल मीडिया ने दोस्ती का मतलब ही बदल कर रख दिया है। अब लोग किसी से बात करना नहीं चाहते, बस मैसेज करके ख्याल रखना चाहते हैं। दोस्तों के फुटेज में लाइक्स आ जाए उनके लिए बस यही काफ़ी है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि ऑनलाइन किसी को देखा हो तो बहुत सुंदर लगा हो और जब सामने मिले हो तो पूरा सीन ही पलट गया हो? ऐसा होता है, ऑनलाइन में ये सब होता है, खासकर जब बात ऑनलाइन डेटिंग की आती है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जैसा सोचा होता है वैसा कुछ भी नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट बैरी ने अपनी स्टडी में पाया था कि लोगों को लगता है कि उनके पास जितनी ज़्यादा चॉइस होती है वो उतने ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। इंसान ज़्यादा खुश तब होता है जब उसके पास चॉइस लिमिटेड होती है। यही दिक्कत ऑनलाइन डेटिंग के साथ भी है। वो चॉइस तो दे रही है लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ कमिटमेंट नहीं दे रही है, जिससे आजकल के रिलेशनशिप में तमाम तरह की दिक्कतों को देखा जाता है। कई रिसर्च में यह पाया गया है कि वर्चुअल दुनिया में स्टेबल कनेक्शन बनाना मुश्किल होता है। इसलिए जब लोगों की रिलेशनशिप सही नहीं रहती तो फिर वह डिप्रेशन जैसी बीमारी के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। अध्याय नंबर 5, क्या हम डिजिटल चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते? आप किसी लेक्चर में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है, फिर आपने सोचा कि क्यों ना फ़ोन चलाकर देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। क्या ये मल्टीटास्किंग सही है? अगर आप इसे मल्टीटास्किंग मानते हैं तो फिर ऑथर बता देना चाहते हैं कि ऐसा करने से आपके दिमाग के पुर्जे हिल सकते हैं। मतलब साफ है कि इस तरह की हरकतों से इंसान के परफॉर्मेंस में असर पड़ता है। लोगों की गलत फहमी है कि मल्टीटास्किंग अच्छी चीज़ होती है, लेकिन आपको बता दें कि इंसानी दिमाग एक समय में केवल एक ही चीज़ में फोकस कर सकता है। अगर हम उसे मल्टीटास्किंग करने को बोलते हैं तो इसका मतलब साफ है कि हम उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। इसी के साथ ही साथ डिजिटल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होने से हमारा सोचने की क्षमता भी कम होती है। ये बात कहना भी गलत नहीं होगा कि आप कम इंटेलिजेंट बन जाते हैं। टेक्नोलॉजी के अपने अलग महत्व है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो फिर उससे हमारा ही नुकसान होने वाला है। इंटरनेट ने हमारी एक्चुअल इंगेजमेंट की ही नहीं ख़त्म कर दिया है, बल्कि इंटरनेट ने हमारी प्राइवेसी को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब आपकी निजता, या फिर यूँ कहे कि आपकी प्राइवेसी कुछ भी नहीं है। आज के दौर में आप ऑनलाइन सर्विस का उपयोग करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो दुनिया में काफ़ी पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको आपकी प्राइवेसी का ख्याल है तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा भ्रम में जी रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट के आ जाने के बाद से आपकी निजी तस्वीरें भी बस आपकी नहीं है। आपने अपने मोबाइल का एक्सेस कई सारी वेबसाइट और ऐप्स को दे दिया है। ये हुआ कैसे? जब भी आप कोई भी ऑनलाइन सर्विस का यूज़ करते हैं तो आपसे टर्म्स और सर्विस के नाम पर ब्लू टिक करवाया जाता है, जिसे बिना पढ़े ही आप टिक कर देते हैं। उस ब्लू टिक का मतलब यही होता है कि आपने मर्ज़ी से अपने डिटेल्स उस कंपनी के साथ साझा की है। अध्याय नंबर 6,
डिजिटल मीडिया के चैलेंज हमें फेस करना सीखना चाहिए। आपकी लास्ट हॉलिडे कब हुई थी? क्या उस हॉलिडे के लिए आपने अपने लैपटॉप को छोड़ दिया था? क्या आपने ऐसा होटल लिया था जहाँ पर इंटरनेट ना था? क्या आपने अपने फ़ोन से दूरी बनाने की कोशिश की थी? क्या आपने ऊपर बताई गई किसी बात को फॉलो किया था या नहीं किया था? आप करेंगे भी कैसे? अब तक आप डिजिटल वर्ल्ड के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन अगर आप ये सब करते हैं तो फिर आपको रियल हॉलीडे का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में चैन की सांस लेना किस चिड़िया का नाम है। क्या आपको डिजिटल मीडिया से ब्रेक लेने के लिए कोई कारण चाहिए? अगर हाँ, तो फिर इस किताब की लेखिका आपको वो कारण दे रही है। आप अपने क्रिएटिविटी के लिए कुछ समय निकालने की कोशिश करिए। ऐसा तभी होगा जब आप डिजिटल मीडिया से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। हमें अब समझना चाहिए कि इंटरनेट की वजह से हमारी सोसाइटी के सामने कुछ चैलेंज खड़े हुए हैं। क्या हम उन चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं? अगर हम नहीं भी तैयार हैं तो भी हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि इस दुनिया ने हमें बहुत कुछ अच्छा दिया है। ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों की कदर भी करें और उनकी रक्षा भी करें। खुद के लिए समय निकालने की कोशिश करिए। जब आप खुद को समय देंगे तब आप अपने आसपास के चाहने वालों के लिए भी समय निकाल पाएंगे। कुछ दिनों का ब्रेक ही आपको बता देगा कि लोगों से मिलने में भी अलग ही मज़ा है। सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग करने को ही मिलना नहीं कहते। अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी आत्मा को भी समझना पड़ता है। आत्मा को समझने के लिए आत्मा का ज्ञान भी होना चाहिए। वो तभी आएगा जब आप खुद के साथ कुछ समय बिताएंगे। कुल मिलाकर डिजिटल डिवाइस बहुत उपयोगी है, लेकिन हमें उन्हें यूज करना सीखना पड़ेगा। हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी वजह से कहीं हमारी क्रिएटिविटी तो कम नहीं हो रही है। हमें लाइफ टाइम अपने क्रिएटिविटी के ऊपर काम करते रहना चाहिए। क्या करें? आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भले ही आप प्यार कर रहे हो या फिर किताब पढ़ रहे हो, अपना फोकस बस उस एक चीज़ में लगाने की कोशिश करिए। अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को हटाकर बाहर फेंक दीजिए।